नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस यानी सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और आज सरकाज़म का शटर जो है डाउन कर दिया गया है, क्योंकि सजेशन यह है कि सरकाज़म बहुत हो गया, कभी-कभी ओपिनियन और फैक्ट पे भी बात किया करती है। तो आज बात करेंगे ओपिनियन और फैक्ट पे। ये दोनों ही शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग-अलग है। फैक्ट क्या है? मेरा नाम क्या है? जेंडर क्या है? कहाँ रहता हूँ? किस मोहल्ले में पैदा हुआ? डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या काम करता हूँ? कितनी सैलरी है? किस बोर्ड से पढ़ा हूँ? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ? किस कॉलेज में पढ़ा? ये सारे फैक्ट हैं। इन सारे फैक्ट के आधार पे ये पता लगाना कि मैं कैसा इंसान हूँ, ये ओपिनियन है। तो ये अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आज मैं जो भी बात करूँगा वो ओपिनियन है, और ओपिनियन हर व्यक्ति का अलग-अलग होगा। मतलब जिन फैक्ट्स को मैं लेके चलूँगा, उन्हीं फैक्ट्स को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति अलग ओपिनियन के साथ निकल के आ सकता है। बात करेंगे बिहार के डेवलपमेंट की, बिहार के इलेक्शन की और बिहार की हिस्ट्री की। बिहार के इतिहास की बात करें तो करीब-करीब है तो बहुत पुराना, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 2300 साल पहले, यानी कि ईसा पूर्व 326 में, जब अलेक्जेंडर भारत पर हमला करता है और भारत पे कब्जा करने की सोचता है, क्योंकि विश्व उसने लगभग जीत लिया था और भारत बचा हुआ था। तो उसने पोरस को, यानी कि पंजाब, वर्तमान पंजाब पे पोरस का शासन था, उसको हरा भी दिया था। फिर भी इतिहासकारों ने भारत पे विजय नहीं माना, क्योंकि उस समय उसने मगध को कब्जा नहीं किया था। यानी मगध यानी वर्तमान बिहार, यानी उस समय का भारत। सोचिए क्या गौरव था कि भारत पे विजय आपकी तभी मानी जाएगी जब आप मगध को हरा पाएंगे। तो इतना गौरवशाली इतिहास है। भगवान महाबुद्ध, महावीर, इन सब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि जन्मभूमि कर्मभूमि बिहार रही है। होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया का टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म, जैनिज्म का केंद्र वो बिहार को बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अव्यवस्था इस तरह से फैली हुई है कि हर माँ बाप का एक ही सपना रहता है कि उसका बच्चा बिहार से बाहर जाकर के एजुकेशन हासिल करे। एजुकेशन हासिल करने के बाद बिहार से बाहर ही नौकरी करे। सिर्फ बिहार आए ईद, बकरीद, दीपावली, होली और रक्षाबंधन के समय, या फिर शादी का महोत्सव हो, तब वापस आए गांव देहात और घूमे फिरे फिर वापस चला जाए। इतनी अव्यवस्था है। क्यों? ये एक सरकाज़म नहीं है। आप किसी भी मोहल्ले में जाके पता कीजिए, आप मोहल्ले की किसी बड़े से बात कीजिए, तो जो भी माँ बाप हैं वो ऐसा ही सपना देख रहे हैं। ऐसी हालत में क्यों आ गया? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, ना तो आपके पास कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल्स है, ना आपके पास सड़कें हैं, ना कोई इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ग्रोथ है। हर तरह की परेशानियां बिहार के अंदर आपको मिलती है। फिर भी क्योंकि आपकी मिट्टी है, आपकी ज़मीन है, लोग छोड़ के नहीं चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार का जो अव्यवस्था है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा इतिहास में पीछे चले जाएंगे तो वीडियो भी अनलिमिटेड हो जाएगा, तो हम इसको लिमिट करेंगे दो व्यक्ति पे केंद्र डालकर। एक तो लालू प्रसाद यादव की जीवनी पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे नीतीश कुमार की, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ने 15-15 साल, यानी करीब 20 साल तक बिहार की भूमि पे राज किया। और 30 साल में अगर आप किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को नहीं बदल पाते हैं, तो अगले 100 साल भी लगा दीजिए तो वो पूरी तरह से उसी स्थिति में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अचानक से कोई परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। आखिरकार लालू यादव सत्ता में कैसे आए और नीतीश कुमार कैसे सत्ता में है, इसकी बातें हम अब करें। बिहार में कांग्रेस कैसे खत्म हुआ, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक क्या था। अपर कास्ट हिंदू, जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत, वो बिहार के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे। उसको वोट बैंक भी सब के रूप में सपोर्ट करता था, नीचे से मुसलमान और दलित। तो ये उनके वोट बैंक थे। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती थी। 1985 के इलेक्शन में भी 324 में से 196 सीट इनके पास कांग्रेस के पास आई थी। लेकिन इसके बाद इन 5 सालों में हुआ क्या? कई सारी घटनाएं हुई इन 5 सालों में। पहली घटना ये हुई कि शाहबानो का केस, जिसमें राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में इसको रिवर्स करवा दिया। इससे हुआ क्या कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार बढ़ गई। बीजेपी ने इसको कॉइन किया कि माइनॉरिटी अपीजमेंट या मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, और हिंदू वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश की, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। इसके अगेंस्ट में राजीव गांधी ने फिर कदम उठाया और उनको किसी ने सलाह किया कि आप अयोध्या के राम मंदिर का ताला खुलवा दीजिए, जिससे हिंदू वोट बैंक खुश हो जाएगा और वापस कांग्रेस के पाले में आ जाएगा। उन्होंने उसका ताला खुलवा दिया। बीजेपी, मुरली मनोहर, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसी लीडरशिप के साथ इस ताक में बैठे हुए थे कि एक गोल्डन चाबी उसको मिल जाए, सुनहरी चाबी, जिससे वो सत्ता के दरवाजे को खोल पाए। तो आराम से उन्होंने उनको केक ऑफ दे दिया। बीजेपी ने हाथों हाथ पूरे मुद्दे को उठा लिया और अयोध्या और राम जन्मभूमि का अपना जो है एजेंडा, अपने एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो में, अपने राजनीतिक एजेंडे में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब शुरुआत होती है बिहार में। इसके बाद बिहार में मुसलमानों का मोह भंगल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था।
फिर आता है 1989। 1989 में भागलपुर में होता है एक भयंकर दंगा, वो ऐसा दंगा जो गुजरात दंगे जैसा या उससे भी खतरनाक बताया जाता है, जहां करीब 1000 लोग मारे जाते हैं, उसमें 900 मुसलमान होते हैं, 100 हिंदू होते हैं, और मारे जाने वाले ज़्यादातर एक जगह का केस ऐसा भी है जहां मार करके वहां एक पुलिस ऑफिसर मॉब को लीड करता है और वहां करीब 116 लोगों को मार करके एक खेत में गाड़ देता है और वहां गोभी के बड़े बड़े पौधे लगा देता है, बड़े बड़े, ताकि शक हो कि यहाँ तो गोभी ही उग रहा है। ये लोगैन मासाकेर के नाम से मशहूर है, अब विकिपीडिया में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। कांग्रेस की सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी लोग जनता और त्राही त्राही कर रही थी। करीब 1.5 से पौने 2 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। ऐसा दंगा किसी ने महसूस नहीं किया था। अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी अपने लिए मसीहा खोज रही थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने तुरंत कदम उठाया और वहाँ के एसपी के.एस. द्विवेदी को ट्रांसफर भी कर दी। लेकिन फिर यहाँ पर गलती करते हैं राजीव गांधी जब आते हैं भागलपुर के दौरे के लिए, और वीएचपी और अन्य मतलब जो है खासकर वीएचपी समर्थक जो भीड़ है वो डिमांड करती है कि के.एस. त्रिवेदी को वापस लाया जाए। वो तुरंत इसको जो है रिवर्ट कर देते हैं और के.एस. त्रिवेदी को दोबारा अपॉइंट कर देते हैं। मुसलमानों को समझ में आ जाता है कि कांग्रेस के साथ अब रह करके प्रोटेक्शन तो हासिल नहीं किया जा सकता है, अब अगर इनके साथ रहे तो फिर मारे जाएंगे। उसी समय उदय हो रहा था लालू प्रसाद यादव का, डायनेमिक लीडरशिप था, ओबीसी का वोट बैंक। अगर ओबीसी का वोट बैंक देखा जाए तो बिहार में सिर्फ 11% यादव की आबादी है। आज 11 से 14% बताया जाता है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है। और मुसलमानों की आबादी करीब 16% है। तो ये 16% जा करके उसके नतमस्तक हो जाते हैं। लालू यादव पूरा भरोसा देते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम हमारे पाले में आ जाओ। वो मुसलमान पाला छोड़ करके लालू यादव के पाले में आ जाते हैं। उसके बाद क्या था, 15 साल केक वॉक, बिल्कुल केक वॉक, आराम से जाकर के इलेक्शन की फुल मेजॉरिटी हासिल करते थे। और 2005 तक जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के रूप में लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का पद संभाला या फिर राबड़ी देवी ने संभाला और कोई टक्कर में नहीं आया। इसके बाद 1990 में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। जब वो रथ यात्रा नहीं करके निकले थे सोमनाथ से, किसी राज्य के किसी स्टेट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिंदुओं के बड़े वोट बैंक को कौन नाराज करेगा, राम मंदिर के आंदोलन को कौन नुकसान पहुंचा सकता था। ये राजनीतिक रूप से एक आत्महत्या होती। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वो कदम उठा लिया जिसके बाद बिहार के मुसलमानों ने अपना गुर्दा, कलेजी और अपनी आत्मा उनको गिरवी रख दी। जिसके बाद 15 साल वो आंख बंद करके वोट करते रहे। इसमें हुआ क्या, इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि ना तो जनता को अब डेवलपमेंट चाहिए था, ना कॉलेज चाहिए था, ना यूनिवर्सिटी चाहिए था, ना किसी तरह का डिमांड था। बस ये था कि अब दंगा फसाद नहीं होता। लालू प्रसाद यादव ने इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा और 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया उस समय पूरे देश में दंगा हुआ, लेकिन बिहार में उन्होंने किसी भी तरह का दंगा होने से रोक लिया, जिसके बाद वो फिर सुपर हीरो साबित हो गए। तो ये पूरा जो 15 साल है, अब डेवलपमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वोट बैंक आपका इंटैक्ट है, यानी कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो आपसे बिखरेगा ही नहीं। और इस 15 सालों में अन्य स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, ये सारे स्टेट अब आगे बढ़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी आ गई थी। प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी वो आ रही थी, पैर पसार रही थी, प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे थे, बहुत सारी चीज़, आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा था। तो ये सारे लोग जो है अब उस दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन बिहार में क्योंकि अब सरकार में बैठे लोगों को यकीन था कि उनके पास वोट बैंक मौजूद है और वो वोट बैंक उन्हीं को वोट करेगा, किसी अपोजिशन में जा ही नहीं सकता है। तो इन्होंने कभी भी काम करने की कोशिश नहीं की, न तो जनता ने डिमांड किया, न सामने वाले ने काम किया, और बिहार पिछड़ता चला गया। एक बड़ा रीज़न बिहार के अविकसित रहने का है कि बिहार के मुसलमानों का भय। जो उसके बाद बात करते हैं 2005 से, जब लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में उनका नाम आया और उनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटना पड़ा, तो उस समय बहुत बड़े बड़े लीडर मौजूद थे राष्ट्रीय जनता दल में जो चीफ मिनिस्टर के पद पे आ सकते थे। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव जी को और यादव परिवार को यह यकीन नहीं था कि कोई अन्य व्यक्ति लीडरशिप संभाल सकता है, और वहाँ उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे एक बहुत बड़ा समझदार तबका ये समझने लगा कि ये सिर्फ परिवार अपने लिए जीता है, ये बाकियों पे एक जरा भरोसा नहीं करता। जो लोग उनके लिए दिन रात वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से मानते हैं, वो उन पे भी भरोसा नहीं कर पाए।
बारिश सिद्दीकी वहाँ पे बड़े लीडर थे आरजेडी के, वो अगर बारिश सिद्दीकी को बना देते तो फिर से वोट बैंक इंटैक्ट रह जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। इसके बाद लोगों का मोह भंग शुरू होना हुआ और नीतीश कुमार की एक बेहतर छवि थी, एक सेक्युलर छवि उन्होंने बना के रखी। हालांकि वो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कम्युनल बातों से या किसी एजेंडे पर सहमति जताने से हमेशा पीछे रखा। इसका फायदा क्या हुआ, नीतीश कुमार के पास अब एक लिबरल ग्रुप जो कि मुसलमानों का वोट बैंक भी था, एक पढ़े लिखे लोगों का वोट बैंक भी था, अदर बैकवर्ड कास्ट में उनके कुर्मी कास्ट का वोट बैंक भी मौजूद था। इसके अलावा बीजेपी का अपना जो कोर वोटर है हिंदुत्व के आधार पे, वो भी उनके पास था। तो 2005 में उन्होंने आसानी से आरजेडी को पटकनी दे दी और 2005 से 2015-20 तक नीतीश कुमार की सत्ता में बने रहे, आइदर खुद बने रहे या आरजेडी की मदद से बने रहे या मिलजुल के, क्योंकि उन्होंने अब गुटबंदी का पूरा ट्रिक समझ गए थे। उनको ये समझ में आ गया था बिहार में काम से या विकास से ज़्यादा सरोकार नहीं है, जनता को किसी भी तरीके से गुट में आपको बना के रखना है, या तो आप इस खेमे में आए या उस खेमे में आए, आपको लोगों को जोड़ के रखना है। और वो जोड़ने की कला नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से सीख ली। तो यही नतीजा है कि बिहार में कभी डेवलपमेंट, विकास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, व्यवसाय, व्यापार, एग्रीकल्चर, नहर, बाढ़, सूखा, इस पे इलेक्शन हुआ ही नहीं है। हुआ है तो गुटबंदी, सुरक्षा, जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हावी रहेंगी और गुटबंदी अभी भी जारी है और बिहार का डेवलपमेंट शायद ही आपको देखने के लिए मिलेगा अगले 5 या 10 सालों में। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए हैं, लगभग 1,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट या फिर मतलब जो पैकेज उन्होंने देने का वादा किया। पिछली इलेक्शन में भी बहुत बड़ा पैकेज देने का वादा किया था। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नया पैकेज क्या है, सवाल तो ये होना चाहिए कि पुराने पैकेज में जो आपने कहा था वो कितना पूरा हुआ है, वो सारी चीज़ें मिली हैं कि नहीं मिली है। आज अव्यवस्था का ये हालम है कि दरभंगा में अब एम्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दरभंगा डीएमसीएच की जर्जर हालत को आप देखना नहीं चाहते हैं। डीएमसीएच ऐसी हालत में है कि हॉस्पिटल के बीचों बीच में सुअर और कुत्ते घूमते हुए आपके मिल जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग की हालत जर्जर है, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, डॉक्टरों को परेशानी है, हॉस्टल्स की परेशानी है, लेकिन फिर भी हम एक सुनहरे पैकेज के मुंह में फिर से इलेक्शन में वोट करेंगे। अगले इलेक्शन में फिर एक नया पैकेज का डिक्लेरेशन होगा। ये नहीं बात होगी कि पिछले पैकेज में की गई बातें या कही गई बातें वो कितनी ग्राउंड पर लोगों को मिली हैं। आखिरकार जब पूरे देश में तमाम जगहों पे हजारों हजार की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे थे, तो आपके यहाँ 2 दर्जन से भी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों एग्जिस्ट करते हैं? आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज क्यों आपके यहाँ है, जबकि तमिलनाडु जैसे स्टेट में 22 मेडिकल कॉलेज सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। हर बिहार में पढ़ने वाला लड़का, आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट की आप अगर जा कर के खोज करें या नंबर ऑफ इंजीनियर्स की भी आप तलाश करें, तो सारे लोग बिहार से बाहर जा कर के या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में पैसा दे करके, या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपने ऑल इंडिया में कंपटीशन क्वालिफाई करके मेडिकल कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनके लिए कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि बिहार की ऐसी ही हालत रहेगी, लेकिन बिहार इलेक्शन पे हमारी पैनी नज़र रहेगी और कोई भी डेवलपमेंट होगा तो हम आपको बताएंगे। आपको ये पूरा देसी एनालिसिस सरकाज़म के बिना ओपिनियन के साथ और फैक्ट के साथ कैसा लगा बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आया, नहीं तो सजेशन जरूर दीजिएगा कि ये आपको पसंद आया या आपको सरकाज़म वाला लिंक ज़्यादा पसंद आता था। बात करेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा देसी एनालिसिस में।